हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू क्लासेस विद बबीता ठाकुर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको VA1 का एक असाइनमेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। प्रयुक्ति की संकल्पना करते हुए प्रयुक्ति के विविध आधारों को समझाइए। तो इसका आंसर क्या है? प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है। प्रयुक्त का अर्थ है बार बार प्रयोग में लाया हुआ, यानी लगातार प्रयोग किया जाने वाला। भाषा का जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है उसे क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। हिंदी में वस्तुतः ये शब्द अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशेषताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की है। सामाजिक स्तर के भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। जैसे व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना अपना अलग मुहावरा और शब्दावली होती है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है, जो उस क्षेत्र विशेष के समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत होती है। प्रयोजन मूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों पर निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्तर की भूमिका के भेद के कारण भाषा का अंतर यद्यपि काफ़ी छोटे या सीमित स्तर पर देखा जाता है, जैसे बच्चों की भाषा या स्त्रियों की भाषा या पुरुषों की भाषा, नौकरी पेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, मिल मालिक की भाषा आदि। लेकिन ये भेद प्रयुक्त का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय अथवा आजीविका विशेष से भी होता है और उस व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की भाषागत समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक हिंदी को ले तो प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक और उसके तकनीकी सहायक से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी तक विभिन्न स्तरों के व्यक्ति उस क्षेत्र की भाषा से परिचित होंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आएगा हमारे पास विषय क्षेत्र। भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष भाषा के स्वरूप को निर्धारित करता है। उस क्षेत्र विशेष की शब्दावली और वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है, जो अपने क्षेत्र विशेष में काफ़ी सार्थक और परिपाटीबद्ध होते हैं। जैसे कचहरी की भाषा को ही ले लें। कचहरियों में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी में अधिकतर उर्दू शब्दों की बहुलता होती है और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है। भाषा औपचारिक होने के साथ ही अर्थ की एक निश्चितता होती है। उदाहरण के लिए बनाम शब्द सुनते ही हमें दो ऐसे पक्षों का ध्यान आ जाएगा जिनके बीच कोई मुकदमा चल रहा हो, लेकिन बनाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकेगा। यानी राम सिंह बनाम केसरी सिंह शब्दों के विवादाधीन मामले की जो ध्वनि निकली है वह राम सिंह और केसरी सिंह के बीच कहने से नहीं निकलेगी। इसी भांति न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है कि हाजिर हों। लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तब मंच पर किसी व्यक्ति को जब बुलाया जाता है तो हाजिर हो नहीं बोला जाता, बल्कि मंच पर आए या मंच पर आने का कष्ट करें, इस तरह बुलाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड इसमें आता है संप्रेषण का तरीका। संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक होता है। मौखिक और लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास आदि में बड़ा परिवर्तन आता है। लिखित रूप में औपचारिकता और सत्करता दोनों ही बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति। संप्रेषण लिखित हो या मौखिक, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है। जैसे आयुर्विज्ञान संस्था का एक डॉक्टर मरीज की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय मशवरा कर रहा हो, तब हालात और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय मशवरा तब और अपने अनुसंधान आलेख को विद्वान मंडली में पढ़ रहा हो, तब उसकी भाषा के वाक्य विन्यास, लहजे आदि में काफ़ी अंतर होता है। वही डॉक्टर जब उस बात को
आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्रों को समझा रहा हो तो फिर एक खास तरह का अंतर दिखाई देता है। फोर्थ आता है भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति। ऊपर जिस डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है वही जब अपने मित्रों के साथ चाय पार्टी में बात कर रहा हो तब उसका जो भाषा व्यवहार है वो ऑपरेशन की मेज पर उन्हीं डॉक्टर मित्रों के भाषा व्यवहार से भिन्न होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा जबकि दूसरी स्थिति में औपचारिक भाषा, ठीक है, और चेत होगा। दूसरी स्थिति में उसकी भाषा चिकित्सा विज्ञान की प्रयुक्ति के भीतर आएगी जबकि पहली स्थिति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। उपयुक्त आधारों को हम प्रयुक्ति के निर्धारण के में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जरूरी नहीं कि ये चारों आधार हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर मात्रा में लागू हों। ये आधार वस्तुतः मोटे तौर पर निर्धारित किए गए हैं और दो प्रयुक्तियों के बीच अंतर में भी किसी एक या दो आधारों पर बल रहता है तो कभी अन्य आधारों पर। सामान्य या समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं। सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति, साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विधिक प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रयुक्त, मीडिया तथा पत्रकारिता के से संबंध प्रयुक्ति, विज्ञापनी प्रयुक्ति। इन पंक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रयुक्तियाँ आवश्यकता अनुसार विकसित हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।